हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मार्च का 1 मार्च से लेके 15 मार्च का करंट अफेयर। ठीक है, तो मार्च एक हो जाएगी, 1 मार्च के एंड में साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, मार्च का करंट अफेयर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कि आरएस का जो फाउंडेशन बैच है वो 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच रहेगा, तो आप यहाँ इनरोल करवा सकते हो। आपके जानकार जो भी है वो आरएस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से बिल्कुल बेसिक से यहाँ पढ़ाया जाएगा, और पूरा कोर्स है वो ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। तो आप उन्हें बता सकते हैं, आप खुद यहाँ इनरोल करवा सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो तो ये नंबर आपको दिए हुए हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है खबर? पहली न्यूज है अंतरराष्ट्रीय बिग केट अलायंस। नाम सुना होगा अंतरराष्ट्रीय बिग केट अलायंस का। ये एक अलायंस, एक संगठन बनेगा। किसका? बिग केट का। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनेगा। तो इसकी बात हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों के संरक्षण हेतु एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग केट अलायंस को मंजूरी दी है कि हम है ना एक अलायंस बनाएंगे जिसका मुख्यालय भारत होगा। इसकी पहले भी बात हो चुकी थी, पहले अलायंस बनाने की बात चल रही थी। अब इसको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने मंजूरी दी है और कहा इसका मुख्यालय भारत में रहेगा। और इस जो गठबंधन बनेगा उसमें 96 बिग केट रेंज वाले देश है वो इस संगठन में शामिल होंगे। अब बिग केट कौन कौन बिग केट में शामिल होते हैं ये अपने को याद करना है, ध्यान में रखना है। बाघ आएंगे इसके अंदर, शेर, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चित्ता। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखने वाली बात है ऐसी कि आप ऐसा नहीं कि एक बाघ शेर इसे मोटे मोटे अपने खुद से अंदाजा लगा ले, वैसे नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट याद करना है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बिग केट में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, या इनमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? अंतरराष्ट्रीय बिग केट अलायंस है, इसको गठन की मंजूरी भारत सरकार ने दी है, इसका मुख्यालय भारत में रहेगा और इसमें 96 देश शामिल होंगे। और बिग केट में ये है जो शामिल है, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, ये बिग केट के अंदर शामिल होते हैं। तो क्लियर हुआ? ऐसे आपको एग्जैक्ट इन चीजों को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया वो अभी इस वजह से न्यूज में रहे, समिति है उनके चेयरमैन बनाया गया है, पैरा ओलंपिक समिति का चेयरमैन बनाया गया। अपने को कहाँ से करंट अफेयर कहाँ से कैसे पढ़ना है ये ध्यान होता है। तो अपने देवेंद्र झांझड़िया, ठीक है, करंट में प्रीलिम्स में तो ये ध्यान रखना है कि पैरा ओलंपिक समिति के चेयरमैन बने, तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ इतना ही नहीं, अब इनके बारे में अपने और भी अच्छे से पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेंस में भी लिखना होता है। ठीक है, मेंस में कहाँ लिखेंगे? अपने पेपर 3 है, वहां क्या है, इसकी 3rd यूनिट है, उसमें स्पोर्ट्स योगा आता है। स्पोर्ट्स योगा में जो एक खिलाड़ी है उनका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे अपूर्वी चंदेला का, अवनी लेखरा का ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे सीधा आ जाए आपको देवेंद्र झांझड़िया, तो देवेंद्र झांझड़िया का आपको क्या लिखने होते हैं? कम से कम 4 बात है, 4 बात तो एग्जैक्ट उनके लिखेंगे तब 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 की जगह 5 ही लिखनी होगी। एक याद सीधा लगा दिया पैरा ओलंपिक समिति के चेयरमैन, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि सारी बातें और याद करनी है। क्या लिखना है? देवेंद्र झांझड़िया पैरा ओलंपिक समिति के चेयरमैन, कहाँ से है? चूरू जिले के हैं। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक एथलीट है, ये रहे हैं भाला फेंक एथलीट रहे हैं। अब उपलब्धियां बतानी बहुत जरूरी है। उपलब्धियां क्या में जब एथेंस का पैरा ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक ओलंपिक याद, ओलंपिक होता है सीधा, एक पैरा ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक एथेंस हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था।
2004 में। फिर इन्होंने 2016 में जब रियो ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक, खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, तो रियो पैरा ओलंपिक हुआ था तब भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी बात, 2019 में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था तब इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा क्या करना होता है, जब खिलाड़ी याद करना होता है तो अपने को ध्यान में रखना होता है कि फिलहाल चर्चा में क्यों थे, फिर कहाँ, कौन से जिले से, या कई बार राजस्थान से पूछ सकते हैं, इंडिया के कहीं से भी पूछ सकते हैं, कौन से जिले से या कौन से राज्य से संबंधित, कौन से खेल से संबंधित है, फिर उनकी अब तक की खेल क्षेत्र में उपलब्ध, और 3 ये बताएंगे। फिर इन्हें पुरस्कार मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जिन खिलाड़ी जब एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिला हुआ होता है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये इन्हें दिया गया। इसके अलावा इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण दिया गया। तो आप मेन नहीं करना, जब प्रीलिम्स के उसके बाद होगा तब हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, तब तैयारी नहीं होगी। आपको आज न्यूज में आ गया देवेंद्र झांझड़िया, तो उनका नोट्स बना लो, ठीक है, उसके बारे में 5 बातें अच्छे से आप देख लो कि ठीक है, पैरा ओलंपिक समिति के चेयरमैन है, भाला फेंक एथलीट है, पैरा ओलंपिक थे, उन्होंने गोल्ड मेडल, और जो 2019 वाला टोक्यो वाला उसमें रजत पदक जीता, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, और इन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतनी बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देवेंद्र झाझड़िया का अगर क्वेश्चन आ जाए आपको रखना है तो ये सारी बातें उसमें डाल, क्वेश्चन 2 में से 2 आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखना है। तो ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के भी लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एग्रो इको इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर। अब जो ये रिसर्च सेंटर बनते हैं उनके क्वेश्चन आने कैसे होते हैं, मोस्ट जो चांस होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान में रखना होता है कि सेंटर बनाए किस चीज का बनाए और कहां पर बनाए, इतना ही ध्यान रखना होता है। क्योंकि एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर, ध्यान में रखना, फ्लावर फूलों से संबंधित है, रिसर्च है, शोध करेंगे, और सेंटर ये बनेगा माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। कहां पर बनने जा रहा है, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में बनने जा रहा है। अब इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो सीधा ऐसा ही आएगा कि देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ एग्जाम होगा तब तक शायद बन चुका होगा, तो कहाँ बना आपको ध्यान में रखना है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, अब देखो गरीबी संबंधित रिपोर्ट है भी, उसके बारे में तो या बेरोजगारी से संबंधित को अच्छे से एक पे अपने लिखते रहना है हमेशा, क्योंकि मेंस में भी लिखने काम आएंगे, सीधे प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम में हो आपको पूछेंगे कि वर्ल्ड क्लॉक जो पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी गरीबी है वो कितने हैं। तो भारत पॉवर्टी है वो 3% से नीचे आ गई है, नीचे आ गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जिनको खाना, स्वास्थ्य और जो रहन सहन की जो होती है, एक जीवन स्तर को, जीवन को चलाने के लिए जो न्यूनतम जरूरत होती है वो नहीं मिल रही है, वो उसका कहा है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट ने बताया है कि जो अत्यधिक गरीबी है भारत में वो 3% से नीचे हो गई है। यानी अब अत्यधिक गरीबी की सीमा में देखें तो 3 करोड़ लोग हैं, डेटा याद, 3.5 करोड़ लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल से अब ग्रसित है, गरीबी के अंदर आते हैं। तो इन्होंने परसेंट देखे तो 3% से नीचे की बात कही है। ये क्या करता है कि सभी देशों, जितने देश नहीं भारत के लिए रिपोर्ट देती है, सभी देशों के लिए 2030 में जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी है, उन्मूलन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वास्तविक समय में जो निर्धनता का अनुमान है, गरीबी का अनुमान है, वो ट्रैक करती है ये, और अत्यंत निर्धनता की दिशा में देश की कितनी प्रगति की उसकी रखती है। ठीक है,
तो ये तो था वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट। अब अपने पढ़ा है तो साथ साथ में नीति आयोग है, वो भी अपने गरीबी का अनुमान लगाते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का क्या अनुमान रहा है? नीति आयोग ने कहा है कि अत्यधिक गरीबी है, तेजी से गिरावट आ रही है। अभी अत्यधिक गरीबी में देखें तो धीरे धीरे घट रही है। और उन्होंने डेटा बताया है कि जो 2013-14 में अत्यधिक गरीबी की संख्या थी 29.1%, जो 2013-14 में देखें तो भारत में अत्यधिक गरीबी है, अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या है वो 30.17%, 2022-23 में घटकर रह गई है 11.28%। ठीक है, यानी आधे से ज्यादा कम हो चुके हैं। पहले 29% थी, अब 11% आ चुके हैं। तो नीति आयोग ने कहा कि अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है और उनके जीवन के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है, ये डाटा आपको यहाँ ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? अब मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि जितने भी अपने युद्ध अभ्यास होते हैं, वो भारत के सेना के अकेले का युद्ध अभ्यास हो या दो देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास हो, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होता है। क्योंकि प्रीलिम्स में, चाहे आरएस की प्रीलिम्स, अदर कोई भी एग्जाम हो, सीधा क्वेश्चन आता है कि जो धर्मा गार्डियन है, अभी केवल धर्मा गार्डियन है, वो किन किन के बीच का युद्ध अभ्यास है? तो किन दो देशों का है? भारत और जापान का युद्ध अभ्यास है। पहला तो ये ध्यान में रखना है कि किन दो देशों का युद्ध अभ्यास है? भारत और जापान का युद्ध अभ्यास है। कब हुआ था? 25 फरवरी से 9 मार्च के दौरान हुआ था। कहां पर हुआ था? माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था जो पोखरण रेंज वाला था। तो ये क्या है, आपको धीरे धीरे आप उनकी एक लिस्ट अलग से बना लीजिए और एक पेज में अलग से, क्योंकि इनमें से तो एक क्वेश्चन तो 100 में हुआ था। भारत जापान का युद्ध अभ्यास क्या है? धर्मा गार्डियन। ठीक है, और कब हुआ था? 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में हुआ था। अभी जब अपने देश का तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे भी जाते हैं। पाकिस्तान का है, चाहे अदर कोई भी कंट्री हो, चाहे बांग्लादेश का हो, नेपाल, भूटान या आसपास की कंट्री, या कहीं भी आजकल तो कहीं किसी भी देश का, फ्रांस का, तो अपने न्यूज़पेपर पढ़ो तो इस बात का खास ध्यान रखा करो कि कौन से जो इन दिनों में हाल फिलहाल जो न्यूज में आता है, कहाँ कुछ चेंज हुआ है, तो वो अच्छे से ध्यान में रखना। शहबाज शरीफ है, इनकी पार्टी का नाम और प्रधानमंत्री के नाम, दो ही चीज याद रखनी है। पार्टी कौन सी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN पार्टी से रिलेटेड है ये। शहबाज शरीफ है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ठीक है, अभी सीरियन तो अपने हर क्लास में पढ़ते हैं, इनका कुछ न कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है। अभी अब की बार क्या हुआ कि सीरियन अपने को पता है मोटे अनाज को बोला जाता है। अब ये किससे संबंधित न्यूज है कि मोटे अनाज है उनका निर्यात का डेटा आया है। ठीक है, कि मोटे अनाज के निर्यात है वो सबसे ज्यादा देखिए भारत में तो गुजरात से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? गुजरात से। गुजरात है वो मोटे अनाज का निर्यात करता है। गुजरात ध्यान में रखना है आपको। मोटे अनाज के निर्यात में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। अब अपने देखेंगे कि मोटे अनाज में तो राजस्थान भी बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का पहला स्थान है। तो अब इसका जब गुजरात का पहला स्थान है तो अपने को राजस्थान देखना जरूरी हो जाता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि 2022-23 का आंकड़ा देखिए तो देश से मोटे अनाज के कुल निर्यात में 45% अकेले गुजरात का है। टोटल अगर मोटे अनाज का निर्यात किया है तो अकेले गुजरात ने 45% निर्यात किया है। राजस्थान का इस दृष्टि से 9वां स्थान है। कितने, कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है निर्यात की दृष्टि से। और उत्पादन में देखें तो राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, अब मिलेट्स के उत्पादन में देखें तो राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है। पूरे देश में देखें तो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सेदारी कितनी है?
28.6% है। ठीक है, इसकी खेती 36%, टोटल राज्य के क्षेत्र के 36% में अपने मोटे अनाज का उत्पादन होता है। इस दृष्टि से ये देश में पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ से निर्यात नहीं होता। निर्यात यहाँ से केवल 1% या उससे भी कम होता है, और इस हिसाब से देखें तो ये 9वें नंबर पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? गुजरात है। गुजरात कितने? 45% अकेले गुजरात से निर्यात हो रहा है। ठीक है, देश को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इसको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। 3 बात है इस लाइन में, क्या ध्यान में रखनी है कि श्री अन्न का वैश्विक केंद्र अपने को बनाना है, मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाना है देश को। इसके लिए अपनी संस्थान चल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, वो हैदराबाद में है। अब हैदराबाद सेंटर को अपने वैश्विक, तो सीधा क्वेश्चन वैश्विक उत्कृष्ट किसे घोषित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को घोषित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ इस वजह से लिया कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कहाँ से कितना निर्यात हो रहा है। तो गुजरात पहले स्थान पर है, आपको बिहार तीसरे पे, पश्चिमी बंगाल 4 पे। 9 के 9 याद, ऐसे 10 के 2 याद नहीं रखने, अपने को याद ध्यान रखना है कि राजस्थान है 9वें स्थान। क्लियर है? 9वें स्थान पर है राजस्थान। और उत्पादन में भी ध्यान में रखना कि 28.6% क्षेत्र राज्य की हिस्सेदारी है टोटल देश में, अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो, और क्षेत्र है 36%। ठीक है, और गुजरात 45% अकेला है जो मोटे अनाज का निर्यात करता है। तो समझ आया? तो ये चीज यहाँ से ध्यान में रखना है। अब दो ध्यान में रखना है कि 2 पोर्टल है, चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस। चक्षु पोर्टल है एक तो प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चर्चा में आए थे। केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार के पोर्टल है ये, साइबर क्राइम है, वो जो स्पैम कॉल आती है डेली, उनसे निपटने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, 2 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। एक का नाम है चक्षु, एक का नाम है डिजिटल इंटेलिजेंस। चक्षु क्या करेगा? जो चक्षु प्लेटफॉर्म है, यह तो लोगों को जो संदिग्ध मैसेज आते हैं, संदिग्ध नंबर से कॉल आते हैं, उनके प्रयास को रोकने का काम करेगा। ठीक है, और जो डिजिटल इंटेलिजेंस है, यह बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य संगठनों को जितने भी साइबर अपराधी है उनके बारे में जानकारी मुहैया करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि जो मोबाइल उपभोक्ता है उनको इन पोर्टल पर जितने भी जो संदेहजनक मैसेज कॉल आते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके उस ऐप पे या उस पोर्टल पे डालना होगा, जिससे आगे कार्रवाई हो सके। तो सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटना, इसका मुख्य साइबर क्राइम को रोकने के लिए है। तो इनका संबंध है साइबर क्राइम से। किनका है? केंद्र सरकार का है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चक्षु प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंटेलिजेंस। देश में स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार के अपने जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने खनिज संसाधन पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में खनिज संसाधन का क्वेश्चन आता है, खान आती है कि ये खान किस जिले से संबंधित है, या फिर सोने का भंडार कहाँ मिला है, सोने या चांदी का कहाँ है, जस्ते का कहाँ है, ऐसे लोहे का कहाँ है, ऐसी खान से संबंधित क्वेश्चन अपने आते हैं। अब ये क्या हुआ कि देश में स्वर्ण भंडार है, पता चला है कि 654 मैट्रिक टन के आसपास अपने सोने के भंडार का अनुमान लगाया गया है। कितने? 654 मैट्रिक टन। उसमें सबसे ज्यादा है बिहार में, बिहार तो है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान स्वर्ण भंडार की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो स्वर्ण भंडार है तो कहाँ कहाँ पर है अपने को पता होना चाहिए। तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा और डूंगरपुर, 3 तो ये साउथ वाले है, दौसा थोड़ा ऊपर है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, यहाँ स्वर्ण भंडार आपके मिल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में। अब अगर और राज्य का होता तो अब अपने जिला यहाँ तक छोड़ देते, पर राजस्थान की बात है, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर नाम आए, जिले कोई नहीं पूछता, जिले तो बहुत ही कम पूछने लगे। अब जिले के अंतर्गत कहाँ है वो ध्यान में अपने को रखना है।
तो बांसवाड़ा क्षेत्र का देखें पहले। बांसवाड़ा में कौन कौन जगह है? आनंदपुर भूकिया अपने सदा से पढ़ते रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी, तो आनंदपुर भूकिया क्षेत्र है, बांसवाड़ा का स्वर्ण भंडार की दृष्टि से पढ़ते हैं अपने। जगपुरा, देलवाड़ा और पंचमोहरी, ये क्षेत्र तो है बांसवाड़ा के। कौन कौन से? भूकिया, आनंदपुर भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा और पंचमहुरी बांसवाड़ा के क्षेत्र है, जहां सोने की खान मिली है। दूसरा, दौसा का देखें तो दौसा में डाणी बसेड़ी, डाणी बसेड़ी, डाणी बसेड़ी याद रखनी है। उदयपुर की डेगोचा, डेगोचा क्षेत्र है। और डूंगरपुर का भारकुंडे, बारकुंडे। अब इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, रट लो इनको अच्छे से, क्योंकि इनका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले ध्यान में रखो, स्वर्ण भंडार में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। फिर अपने राजस्थान के जिले देखेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और दौसा। फिर जिले याद कर लिए। अब इन चारों की जो खान है वो याद करेंगे। तो बांसवाड़ा, भूकिया, जगपुरा, दिलवाड़ा और पंचमहुरी, पंचमहुरी, ठीक है। दौसा की एक है डाणी बसेड़ी, बसेड़ी, ठीक है। उदयपुर का डेगोचा और डूंगरपुर का भारकुंडी, भारकुंडी। तो ये नई स्थल है, इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। और चार अगर क्वेश्चन आपने पीछे के पेपर देखे होंगे किसी भी एग्जाम के, तो जो खान या खनिज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो सुमेलित करना आते हैं। तो उसमें या तो चार ऑप्शन देंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको अच्छे से रखना है। क्लियर है? कार्ल गुस्ताफ M4, कार्ल गुस्ताफ M4 क्या है ये? कार्ल गुस्ताफ M4 जो आपको नाम दिख रहा है, ये रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है। अब ये क्यों न्यूज में आया? तो ये है कि स्वीडन है देश, उसकी एक रक्षा उत्पाद निर्माण, जो रक्षा से संबंधित जितने उपकरण बनाती है, वहां की कंपनी है साब, साब नाम है उस कंपनी का। क्या नाम है? साब। ये क्या है? अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है कार्ल गुस्ताफ M4। इसका बोला है कि भारत में निर्माण करेंगे। जो रॉकेट लॉन्चर है कार्ल गुस्ताफ M4, इसका भारत में निर्माण करेगी कौन? स्वीडन की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? साब, ठीक है। ये साब क्या है? रक्षा परियोजना के मामले में भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली कंपनी है। तो साब कंपनी का पूछे तो कहाँ की है? स्वीडन की है। और कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर है, और इसने कहा है कि इस रॉकेट लॉन्चर है, इसका निर्माण अब हम भारत के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। अभी एक फ्रांस की एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस है जो महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। सीधी लाइन ऐसी आएगी कि कौन सा देश है जिसने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। कौन से देश ने? फ्रांस ने दिया है। तो रट लेना, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में आपके कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन सीधा आएगा। कोई महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार, जो अबॉर्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो कौन से देश ने सबसे पहले दिया है? तो ये फ्रांस का ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटे छोटे एक एक लाइन वाले, एक एक लाइन के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं हर एग्जाम में, अपने एक एक वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसके बारे में अपने और ज्यादा जानकारी लेके क्या करेंगे, अपने को कोई इतना याद फालतू की चीजें याद नहीं करनी होती है अपने को एग्जाम में। अब इससे संबंधित मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी किसी एग्जाम में, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? अपने को पता होना चाहिए कौन सा देश है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, तो फ्रांस। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, क्रिस्टीना, सॉरी एक मिनट, क्रिस्टीना पिस्चकोवा, क्रिस्टीना पिस्चकोवा की मिस वर्ल्ड बनी है, मिस वर्ल्ड 2024। तो मिस वर्ल्ड 2024 अपने को नाम कई बार पूछ ले बाई चांस एग्जाम में, तो अपने को पता होना चाहिए कौन से देश की? चेक रिपब्लिक की है क्रिस्टीना पिस्चको। अब की बार ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ये मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता है ये भारत में हुई है। प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। एक तो इस वजह से थोड़ी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाम याद रखना है, क्रिस्टीना है, कहाँ की है? चेक गणराज्य की है, मिस वर्ल्ड 2024 बनी है, ठीक है। इतना ही याद रखना है, आपको क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपको दिमाग में आ जाएगा ये, ठीक है। अपने गरीबी वाला, अत्यधिक गरीबी के डेटा आज किए। अभी हम करेंगे बेरोजगारी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे से याद करना, हर जगह लिखने के काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आंकड़े जारी किए। किसने जारी किए? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने कहा है कि 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर 2023 में 3.1% रही। 3.1% रही है। 15 साल उससे ऊपर के लोगों की बेरोजगारी की दर 2023 में 3.1% रही है। ये डाटा बहुत अच्छे से याद रखना है। जो 3.1 रही है, पिछले साल 3.6 थी, यानी बेरोजगारी की दर घटी है। 3.1% याद रखना है 2023 में। 2022 में 3.6% थी। से इसमें भी अपने डेटा देखने हैं। पहले देखना होता है कि टोटल कितनी है, 3.1। फिर शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, पुरुष बेरोजगारी पुरुषों में और महिलाओं में बेरोजगारी की दर, 4 डेटा याद करने हैं। तो टोटल 3.1 है। शहरी बेरोजगारी है 5.2। कितनी? 5.2। ग्रामीण बेरोजगारी देखें तो 2.4। तो ग्रामीण में बेरोजगारी की दर कम है, शहर में ज्यादा है। 5.2%, ग्रामीण 2.4%। ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है कि 15 साल से ऊपर के लोगों की श्रम बल में कितनी भागीदारी है। ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसने बताया कि 56.2%, 56.2% है वो आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, यानी 15 साल से अधिक उम्र के 56% दो लोग हैं वो श्रम बल में हैं। श्रम बल में महिलाओं की, अब ये श्रम बल में टोटल देख लो कि 15 से जो ऊपर की एज के जो काम करने वाले लोग हैं वो देश में कितने लोग हैं जो कार्यरत है। तो इन्होंने बताया कि 56.2% है। महिलाओं की देखे भागीदारी तो 41.3% है। 41.3% है। और ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 41.3% है। ठीक है। अब देश में ऐसी घटी बेरोजगारी दर ये देखो कि अपने देखे 2021, 22 और 23 की तुलना करें तो उसमें टोटल में देखें तो 4.2 थी 2021 में। कितनी थी? 4.2। 2022 में अपने अभी पढ़ चुके हैं 3.6% थी। 2023 में आ गई 3.1%। तो अब भी डाटा याद रखना है 3.1%। क्लियर है? अभी 3.1 में यहाँ तो इन्होंने पुरुष महिला के अलग अलग बताई है, 21, 22 और 23 की। अपने 2023 की याद करनी है। टोटल 3.1, उसमें पुरुषों में बेरोजगारी की दर 3.2% है और महिलाओं में 3% है, यानी महिलाओं में कम है। ठीक है। टोटल 3.1, पुरुषों में 3.2, महिला की 3% है। शहरी बेरोजगारी 5.2% है, ग्रामीण बेरोजगारी 2.4, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56.2 और महिलाओं की भागीदारी 41.3%। इतने डेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप किसी तरीके से करें, इनको अच्छे से लिख लिख के याद करो। पर आप अभी एग्जाम अच्छे से याद करके छोड़ दो। इन फ्यूचर आपको जहां भी लिखना होता है 2023 के डेटा, तो चाहे मेंस में लिखना हो चाहे प्रीलिम्स में बताना हो। प्रीलिम्स में कई बार तुलनात्मक आता है, जैसे सीधी लाइन आती है कि विरोध एनएसएसओ के, हाँ ये ध्यान में रखना है कि जहां लिखा हो कि एनएसएसओ के डाटा के अनुसार तब ये रेट बतानी है, बाकी इनकी अलग अलग भी हो सकती है। तो एनएसएसओ के अनुसार बेरोजगारी दर 2023 में 3.1% है, जो 2022 में 3.6% थी। ऐसा स्टेटमेंट सीधा आ सकता है। तो अपने को 22 की और 23 की दोनों के जो टोटल वाला डेटा है वो ध्यान में रखना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि पुरुष की भी 2001 की, फिर 2001 नहीं सॉरी 2021 की, 22 की, 23 की याद रखे, इतने यादें नहीं रहते। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। मान लो फिर ये आ सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट ये आ सकता है कि शहरी बेरोजगारी है वो ग्रामीण बेरोजगारी से ज्यादा रही। तो आपको डेटा पता होगा तभी आइडिया लगा पाएंगे ना। बिल्कुल सही है कि शहरी बेरोजगारी 5.2% है और ग्रामीण बेरोजगारी 2.4% है, तो ज्यादा हो गया। फिर ये बता सकते हैं कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी है वो कम है, तो ये 41.3% है। टोटल देखिए तो 56.2% है। तो क्लियर है? तो इस हिसाब से सारा डेटा आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है।
आगे आता है अंतरराष्ट्रीय मॉस्को वुशु चैंपियनशिप। अंतरराष्ट्रीय मॉस्को वुशु चैंपियनशिप है, ये चैंपियनशिप रूस की राजधानी मॉस्को है तो मॉस्को में आयोजित होगी। अपने कोई क्यों याद करना है कि 2024 में मध्य प्रदेश की वैष्णवी त्रिपाठी ने 48 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक जीता। और खेल जगत की कोई भी न्यूज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब आराम से आप पिछले पेपर में देखोगे, आरएस का ही देखोगे तो 10 एक क्वेश्चन आए हैं और उनमें ये छोटी मोटी सारी प्रतियोगिता ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मॉस्को वुशु चैंपियनशिप, वैष्णवी त्रिपाठी याद रखना है, 48 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान, क्रिसिल ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.8% रहेगी। कितनी रहेगी? 6.8%। अब कहोगे ये क्यों याद करना है, तो सीधा क्वेश्चन आता है, चाहे आईएमएफ की रेटिंग, आईएमएफ कहे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट, चाहे आरबीआई अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो, चाहे रेटिंग एजेंसी क्रिसिल मूडीज इनका अनुमान हो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्रिसिल का अनुमान है, आप एक जगह लिख लो, इन फ्यूचर दूसरे कोई चाहे आईएमएफ का आए, आरबीआई का आए या कोई और अदर जो रेटिंग एजेंसी उनका अनुमान आए, उनके डेटा आप एक साथ लिखते रहो। तो क्रिसिल ने कहा है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी 6.8%। 6.8%। अब आज तो आपको देख के लगेगा बहुत ईजी है 6.8, पर जब एक साथ सारे डाटा करोगे एग्जाम के टाइम में तब आपके रहेगा कि क्रिसिल ने क्या क्या अनुमान लगाया, आईएमएफ का क्या अनुमान है, आरबीआई का क्या अनुमान है। तो इस वजह से आपको एकदम एग्जैक्ट याद करना है कि इन्होंने कहा है जीडीपी की 6.8% रहने का अनुमान लगाया, क्रिसिल का अनुमान है ये भी कहा है कि देश 2031 तक करीब 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा। 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी 2031 तक भारत की, और अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, ये पूछे जाने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स 2022 और 23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स 2022 के भी है, 23 के अपने को राजस्थान वाले याद करने हैं। राजस्थान में 2022 का नाटक अकादमी किसे दिया गया? स्रोत वादक बसंत काबरा को, बसंत काबरा स्रोत वादक है। दौलत राम वेद को दिया गया है जो अलाइड थिएटर आर्ट से रिलेटेड है। गफरुद्दीन खां को दिया है जो भपंग वादक है। इन तीनों को तो दिया है 2022 का, 2022 का। 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो सारंगी वादक है मोइनुद्दीन खान को दिया गया है। ध्यान में रखना है, मोइनुद्दीन खान, मोइनुद्दीन खान है, उनको दिया है 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और ये किससे संबंधित है? सारंगी वादक है, ये सारंगी वादक है। ठीक है, ऊपर वाला 22 वाले याद रखने हैं, 23 वाले याद रखने हैं। और ये आपको इनमें से एग्जाम में आते ही रहते हैं, इनसे क्वेश्चन तो पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। बसंत काबरा किस चित्र से चाहिए सुमेलित करना आ सकता है, चारों का सीधा ही पूछ सकते हैं। 22 का किसे दिया गया, 23 का किसे दिया गया। पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना कोई नई योजना नहीं है। अब वापस लाने का मकसद क्या था कि राजस्थान के कुछ विद्यालय है उन्हें चयन किया गया दूसरे चरण में। तो पूछ सकते हैं कि राजस्थान में पीएम श्री के तहत दूसरे चरण में कितने विद्यालयों का चयन हुआ? तो 237 विद्यालयों का चयन हुआ। कितने? 237 विद्यालयों का। तो पीएम श्री क्या है? केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसके पहले चरण में राजस्थान के 402 विद्यालयों का चयन हुआ था, अब 237 का हुआ है। ठीक है, तो ये योजना केंद्र सरकार के आप पहले पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा बस इस दूसरे चरण में 237 विद्यालय, इस वजह से इसको यह लिया गया है, केंद्र सरकार की योजना है। इसका फुल नेम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। ये क्या है, कुछ स्कूल है उनको मॉडल स्कूल में बदलेंगे, वहाँ के आधुनिक सुविधाएं होंगी, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, सारी टेक्नोलॉजी होंगी। तो इस हिसाब से कुछ स्कूल है उनको मॉडल स्कूल के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा और उन्हीं की दिशा में 237 विद्यालयों का चयन दूसरे चरण में राजस्थान में किया गया है। ठीक है, स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का सदस्य। जब भी कोई भी संस्था इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी नया मेंबर बनता है तो वो नाम आपको याद रखना होता है। स्वीडन पहले ही बन चुका था लेकिन आधिकारिक घोषणा अब हुई है, ये नाटो का 32वां सदस्य बन गया।
तो नेटो में कितने सदस्य हो गए? अब 32 हो गए। स्वीडन 32वां है। इससे पहले फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना था। तो 31वां 32वां दोनों याद रखने आपको, 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन। ठीक है। नाटो आपको पता ही होगा, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, इसके तहत एक सैन्य संगठन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य है। 32वां स्वीडन है। इससे पहले फिनलैंड 31वां सदस्य बना। ठीक है। उन्नति योजना, उन्नति योजना है ये अपने को इस वजह से कि किससे संबंधित है और इसका कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है ये ध्यान में रखना है। हाल फिलहाल में उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना इसका पूरा नाम है। उन्नति का पूरा नाम है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। केंद्र सरकार की है, केंद्र क्षेत्र की योजना है। उत्तर पूर्व का है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य है, वहां उद्योगों का विकास करेंगे, रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। तो उद्योगों के विकास, रोजगार से संबंधित योजना है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और इसकी अवधि अधिसूचना की तिथि 10 साल तक योजना चलेगी। ठीक है। अब उद्योगों को प्रमोट करने के लिए कितनी राशि है वो अभी अपने को एक बार ध्यान में नहीं रखनी है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि उन्नति योजना का पूरा नाम क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है और ये क्या किस क्षेत्र से है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है वैसे, और कहाँ किस मतलब उद्योग रोजगार से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। फिर आ गया मिलन अभ्यास 2024। ठीक है। सेना से रिलेटेड है। कौन सी सेना का है? पूर्वी नौसेना का है। पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। पहली बात ध्यान में रखना है, किसका अभ्यास है? नौसेना का है। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। 12वां संस्करण है, 2 साल में एक बार होता है। ठीक है। पहले 2022 में हुआ, अब मिलन अभ्यास 2024 है। विशाखापट्टनम में नौसेना का 12वां संस्करण हुआ था। ठीक है। अब और पुरस्कार आ गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अपने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभी पढ़ के हैं, अब साहित्य पढ़ लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पता है 24 भाषा में दिया जाता है। अपने को सारे याद नहीं रखने। याद किसकी रखनी? एक तो राजस्थानी भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा में किसे दिया गया, हिंदी भाषा में किसे दिया गया और अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया। 3 पुरस्कार याद करेंगे। राजस्थानी भाषा है वो तो प्रतिष्ठित कवि आलोचक है डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से रट लो। गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। किसके लिए? पलकती प्रीत इनकी काव्य करती है। पलकती प्रीत। ठीक है। एक काव्य जो, तभी तो 3 ही याद करें, सारे तो याद करने नहीं अपने, तीनों का करें किसे दिया गया और उनकी कृति क्या है। पलकती प्रीत डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को। ठीक है। हिंदी भाषा में देखे अपने तो संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो। ये इनका उपन्यास है, नोवेल है, मुझे पहचानो। किसका है? संजीव का। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी में दिया है नीलम शरण बोर को। नीलम शरण बोर को रेक्विम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है। किसको? नीलम शरण बोर को दिया गया रेक्विम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए। तीनों याद रखने हैं, बहुत ही अच्छी। किसका? राजस्थानी में किसको दिया गया? गजे सिंह राजपुरोहित को। किस कृति के लिए? पलकती प्रीत के लिए। हिंदी में किसे दिया गया? संजीव को दिया गया। कौन सी कृति? मुझे पहचानो। अंग्रेजी में किसे दिया है? नीलम शरण बोर को दिया गया। किसके लिए? रेक्विम इन रागा जानकी। ठीक है। 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे, 3 बार ऐसे तुरंत पढ़ते जाओ, लिख के याद करोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जो भी एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब फिर एक अभ्यास हो गया संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है समुद्र लक्षण। समुद्र लक्षण अभ्यास है भारतीय नौसेना का, मलेशियाई नौसेना का है। तो 2 देशों का है, भारतीय और मलेशिया। इससे पहले अपने 2 देशों का आज क्या पढ़ा? भारत जापान का पढ़ा। क्या था? धर्मागार्जुन। ठीक है। और ये आ गया समुद्र लक्षण। समुद्र लक्षण किसका है? भारतीय नौसेना, मलेशिया नौसेना का है। ठीक है। और 28 फरवरी 24 से 2 मार्च 24 के बीच चला। और विशाखापट्टनम में नौसेना का है तो अपने को पता, राजस्थान में तो हो नहीं सकता ना, तो विशाखापट्टनम में
ये समुद्र लक्षण नाम है इसका। इसका तीसरा संस्करण आयोजित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो पूछेंगे कि समुद्र लक्षण किन दो देशों का है, तब तो आपको ध्यान में रखना है भारत और मलेशिया का, या पूछेंगे कि समुद्र लक्षण अभ्यास है वो किससे से संबंधित है, तो नौसेना का अभ्यास है, ये ध्यान में रखना। संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है समुद्र लक्षण, ठीक है। फिर और आ गया युद्धाभ्यास है भारत शक्ति। भारत शक्ति, भारत शक्ति देश का अपने देश का ये तीनों सेना का है, थल सेना, वायु सेना और नौसेना का एकीकृत युद्ध अभ्यास है। ये कहां पर हुआ, पोखरण फील्ड रेंज फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। नाम याद रखना है भारत शक्ति, भारत की तीनों सेना, भारत नाम है तो इसके मतलब ऐसे याद कर लेना, भारत शक्ति है तो एक केला भारत का ही है। अब भारत की तीनों सेना इसमें शामिल है, तीनों सेना का हुआ कहां पर है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। जितने युद्ध अभ्यास आज किए उसको एक लिस्ट में आराम से लिख के अच्छे से रट लेना है, ताकि बार बार आपको करना ही ना पड़े, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही याद आ जाए कि हाँ ये तो हमने अच्छे से पढ़ा था। अभी ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, ऑस्कर अवार्ड्स मिले अपने इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड्स, वो देख लेते हैं। कहाँ पर आयोजित होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये दिए जाते हैं। कौन सी श्रेणी, 96 ऑस्कर अवार्ड्स है 2024 में। कौन सा संस्करण है, 96, इससे पहले 95 बार दिए जा चुके हैं, ये 96 है। अब इसमें क्या है, ओपनहाइमर फिल्म का नाम सुना है आपने, उसको बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड मिले हैं। ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड मिले हैं। अपने 4 एक पुरस्कार याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे एग्जाम में पूछने को तो पूछ सकते हैं पर इंपॉर्टेंट यही है तो इनको ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसे बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन है वो भी ओपनहाइमर के है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, किलियन मर्फी है वो भी ओपनहाइमर के हैं। और अभिनेत्री है वो एमा स्टोन है, जो पुअर थिंग्स मूवी है उसके लिए एमा स्टोन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा, अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और बेस्ट फिल्म आपकी ओपनहाइमर, ये ध्यान में रखना है। अभी अमिताभ घोष है उनको दिया गया इरास्मस पुरस्कार 2024, इरास्मस पुरस्कार दिया गया। इरास किसको दिया गया, पहले तो ये ध्यान रखो अमिताभ घोष को दिया गया। इरास्मस पुरस्कार कौन देता है, ये नीदरलैंड की एक संस्था है, प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, ये संस्था का नाम है वो इरास्मियानम फाउंडेशन है। तो इस वजह से इस पुरस्कार का नाम क्या रख दिया, इरास्मस पुरस्कार। क्यों देते हैं, किस क्षेत्र में देते हैं, ये मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कला के क्षेत्र में काम करती है और उन्हें के लिए इरास्मस पुरस्कार दिया जाता है। और इस संस्था की स्थापना 1958 में हो गई थी और इस संस्था ने अभी अमिताभ घोष है उनको दिया है इरास्मस पुरस्कार 2024। ये जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए दिया गया है इनको, जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने लेख लिखा है, इस वजह से इनको इरास्मस पुरस्कार दिया है। इनकी कृति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, अकल्पनीय की कल्पना, अकल्पनीय की कल्पना, ठीक है। इस विषय पर उनको योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसको अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार दिया है, नीदरलैंड की संस्था है वो देती है ये पुरस्कार, क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन में उन्होंने लेखन किया इस वजह से दिया। और इनकी पुरुष जो करती है वो क्या है, अकल्पनीय की कल्पना, अकल्पनीय की कल्पना, ठीक है। भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है, सबसे ज्यादा अगर कोई हथियारों का आयात करता है तो वो अपना देश करता है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री जो है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत है वो शीर्ष हथियार आयातक देश है, विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है, ठीक है। इन्होंने बताया कि संस्था ने बताया है कि 2014 से 18 और 2019-23 के बीच में देखें तो भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। कितने, 4.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। और देखें किस देश से अपने सबसे ज्यादा हथियार लेते हैं तो रूस है, रूस है जो भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना है। जो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कई बार कथन आ जाए
तो अपने को ये बात पता हो पर थोड़ी सी संस्था के बारे में कुछ पूछ ले तो अपने को मोटा मोटा, ज्यादा डीप में नहीं, बस कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब स्थापना हुई थी, स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था, के साथ थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना होता है। तो ये ध्यान रखना 4.7% की वृद्धि दर्ज हुई है और सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई देश आयात करता है तो वो भारत करता है। और भारत देखे तो किससे ज्यादा लेता है हथियार, तो रूस से लेता है। ठीक है। मिशन दिव्य अस्त्र, मिशन दिव्य अस्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। मिशन दिव्य अस्त्र क्या है? मिशन दिव्य अस्त्र डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उसने 11 मार्च 2024 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, पहले तो आपको नाम याद रखना है, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, टारगेट करेगी, री एंट्री है, व्हीकल है। ठीक है, इस प्रौद्योगिकी से लैस है, स्वदेश में विकसित है, अग्नि 5 मिसाइल, उसका सफल उड़ान परीक्षण किया है। और जब ये सफल उड़ान परीक्षण किया तो उसको नाम दिया गया मिशन दिव्यास्त्र। क्लियर है? मिशन दिव्यास्त्र क्या है? अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है, स्वदेश में विकसित है, ये तो आपको पता है। पर इस मिसाइल की खास बात है कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस है, इसका सफल उड़ान परीक्षण किया है और उसको नाम दिया है मिशन दिव्यास्त्र। MIRV टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? यह वह टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत कोई भी मिसाइल है, एक ही बार में, उसमें एक ही बार में एक से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। एक बार में एक से ज्यादा परमाणु हथियार लेने की क्षमता जिस मिसाइल के अंतर्गत होगी उस मिसाइल को बोला जाएगा कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। और ऐसा भारत है, इस जो परीक्षण करने के बाद अब भारत है चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 कंट्री है, उसके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। अब भारत इस श्रेणी में शामिल हो गया है। समझ आया? तो मिशन दिव्य अस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अग्नि 5 से संबंधित है, स्वदेश से विकसित अग्नि 5 मिसाइल है और MIRV टेक्नोलॉजी, इस नाम को ही ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 है, उसकी अधिसूचना जारी हुई है। तो गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 24 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन को सक्षम बनाएगा। जो अधिनियम पहले पारित हो चुका था उसका अब क्रियान्वयन हो जाएगा। तो इसके तहत अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये क्या नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें संशोधन करने के लिए 11 दिसंबर 2019 को संसद ने इसे पारित किया था। ठीक है, अब इसको लागू किया है। इसके क्या प्रावधान है? आपको प्रावधान जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है अपने को वो याद रखने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अधिनियम है, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये इतनी श्रेणी के समुदाय के प्रवासी है, उनको नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है। देश के नाम याद रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, 6 समुदाय है। ये 6 समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने के यहाँ नागरिकता दी जाएगी। और ये कहा है कि 31 दिसंबर 2014, ये डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आते हैं वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। ऐसा कहा है 31 दिसंबर 2014 से पहले। ठीक है, जो भी गैर मुस्लिम है इन तीनों देशों से भारत अगर आ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब अपने को ध्यान में रखना है ये प्रावधान कहाँ पर लागू नहीं होंगे। ये प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर लागू नहीं होते। जो संविधान की 6ठी अनुसूची में है वहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। कहां पर? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है,
ये उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा जहाँ इनर लाइन परमिट लागू है। कहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनमें इनर लाइन परमिट है, उन क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अभी आपको ध्यान में रखना है कि कब तो अधिसूचित हुआ है और इसके तहत कौन से देश की किन समुदायों की बात कही गई है और कौन सी डेट से पहले की बात हुई है और कहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सी स्पेस, सी स्पेस क्या है? सी स्पेस पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला। अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म आरएस मेंस में जो साइंस टेक का पार्ट है वहां ओटीटी प्लेटफॉर्म का सिलेबस दिया हुआ है। तो अब जब पिछली बार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है ये आया था क्वेश्चन, अब अपने एग्जाम्पल देना होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से, तो आप अपने सी स्पेस भी लिख सकते हैं। देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। कहाँ शुरू हुआ है? केरल सरकार ने किया है इसको। सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। केरल सरकार ने 7 मार्च 2024 को शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सार्थक जानकारी उपलब्ध कराना। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है सरकारी स्वामित्व वाला सी स्पेस। ठीक है। अभी अनुसूचित जाति आयोग है, उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं श्री किशोर मकवाना जी। श्री किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए? श्री किशोर मकवाना। किशोर मकवाना याद रखने वाली बात है ये। अब थोड़ा सा अनुसूचित जाति आयोग अपने देख लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। वैसे तो पॉलिटी में पढ़ते हैं अपने, मोटा मोटा थोड़ा सा देख लेते हैं। संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना किसके लिए किया? अनुसूचित जाति नाम है तो उनके जाति है, उनका ही शोषण है हो रहा है तो उनके विरुद्ध सुरक्षा देंगे। और सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हित है उनको बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा के उद्देश्य से संस्था स्थापित की गई संवैधानिक निकाय है। श्री किशोर मकवाना जी इनके वह अध्यक्ष है। अपने ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, पहले अपने थोड़ा सा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 याद करते हैं। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आता है। इसके तहत अनुच्छेद 338 है उसमें संशोधन किया जाता है। कौन से में? 338 में। और कहा साथ ही SC/ST के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग है। 2004 से उनको दो अलग अलग आयोग बना देते। पहले एक ही आयोग था जाति का, जनजाति। पहले अधिकारी नियुक्त होते थे, आयोग नाम ही नहीं था। फिर आयोग बनता है, एक संयुक्त आयोग होता है। 2004 में बोले कि जाति के लिए अलग आयोग बनेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग बनेगा। तो 338 में तो कह दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी संरचना देखें तो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्री किशोर मकवाने को। एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखना है अपने को। श्री किशोर मकवाना जी है, उनको अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। और ये थोड़ी सी संरचना जाति आयोग है, किस टाइप में बना है, कौन सा संविधान संशोधन है और अनुच्छेद ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है और अब कोशिश है कि 15 मार्च तक का सारा है करंट है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, राजस्थान का है, वो अपनी कंप्लीट हो चुका है। ये बातें सारी जो आज पढ़ी है पूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आपके बन जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अपने बाकी के जो दिन है मार्च की, उनकी एक क्लास और हो जाएगी और आपका करंट है साथ साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको जो भी जानकारी लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज हम यही खत्म करते हैं क्लास, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।